हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में देखेंगे 5 अगस्त को IRDA ग्रेड ए का फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और हमने यानी कि हमारे आई एग्जाम बी की कोर्स में क्या क्या कवर हुआ था वो हम यहाँ पे देखेंगे। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में ना काफ़ी ऑप्शन भी थे, तो उसके बेस पे हमारे कोर्स से 90 to 95% कवरेज यहाँ पर हुआ है। और अगर आपने सारे लाइव क्लासेस अटेंड किए हैं, सारे टेस्ट दिए हैं, सारे नोट्स पढ़े हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप ये पूरा 100% पेपर यहाँ पर अटेंड कर सकते थे। और यहाँ पे देखो, सिर्फ कवरेज की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अगर आप देखेंगे जो फेज़ 2 एग्ज़ाम्स होती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें क्या होता है कि सिलेबस दिया होता है तो उसी सिलेबस से आएगा, तो कवरेज होने का तो प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम मेन क्या है, ये भी एग्जाम में आपने देखा होगा, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमें आंसर कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट्स इंटरकनेक्ट करने। जो मैं मेरा जो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है स्पेल्ट वाला, SPELT वाला, वो अगर आपको अच्छे से पता है, और मैंने हर क्लास में बताया हुआ था कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या, अगर आपने उसके कनेक्शन में ये अगर आंसर लिखे होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेज़ 2 का एग्जाम एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इंग्लिश के लिए ऐसे आया था, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। और देखो, ये जो टॉपिक है ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया है तो आप ये लिख सकते थे, ठीक है। इसके बारे में हमने एसेस भी लिए थे। उसके बाद एक्सप्लेन द टॉपिक फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड अनदर वन रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक जनरली इंग्लिश के अगर आप देखेंगे रेगुलेटरी बॉडी में जनरल टाइप के आते हैं, वहां पर आपका इंग्लिश का जो अंडरस्टैंडिंग है वो देखना उनका काम होता है। मतलब ये टॉपिक है, मैं एवरी टाइम बोलता हूँ 30% वेटेज आपके कंटेंट को रहेगा एंड 70% वेटेज आपके जो आपका इंफॉर्मेशन है या आप इसको नॉलेज कहिए उसको होता है। तो अगर आप इसका बैलेंस करके रखेंगे तो इंग्लिश का पेपर तो आप आराम से कर सकते हैं। एक RC था इंश्योरेंस के बारे में, ये बैंक इंश्योरेंस के बारे में आप सबको पता है बैंक इंश्योरेंस क्या होता है। लेटर टू अम्बुड्समैन अगेंस्ट इंश्योरर फॉर नॉट सेटलिंग डेथ क्लेम। यानी कि इंग्लिश का पेपर ऐसा है कि यहाँ पर कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन आप इसको किस तरीके से लिखते हैं, आपकी वोकैबलरी कैसी है, आप मिस्टेक करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, नहीं करते हो, उसके बेस पे आपका ये जो पेपर है ये इवेल्युएट किया जाता है। तो ये अगर आपने राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस की है, जैसे हमने कहा था कि हमारे यहाँ पे टोटल 15 पेपर्स थे, जो ESI वाला पेपर है, इंश्योरेंस वाला पेपर है, इंग्लिश वाला पेपर, अगर आपने ये सारे पेपर दिए हुए होंगे तो आपको ये पेपर जो है इतना डिफिकल्ट नहीं गया होगा। और यहाँ पे राइटिंग का जो आपका स्पीड है वो डेफिनेटली मैटर करता है, और उसी प्रैक्टिस से बनता है। उसके बाद ये क्लाइमेट चेंज का ऐसे है, इसके बारे में हमने हमारे कोर्स से कवर किया। ये डायरेक्टली इमेज हमने वहाँ पे दी है। वुमेन एम्पावरमेंट का भी टॉपिक हमने कवर किया था। ESI का जो पेपर था, और देखो आपने देखा होगा कि मैंने इनिशियली अलग अलग टाइप के पेपर सेट किए। कुछ स्टूडेंट्स को लगा, एक मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा, सर आपके ये टेस्ट में तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हैं 20-20 मार्क के। तो मैंने कहा हम सब टाइप के पेपर हमने सेट किए हैं। कुछ 5-5 मार्क वाले थे, कुछ 10 मार्क वाले थे। देखो एग्जाम में क्या है, 24 मार्कर के 3 क्वेश्चन थे 72 मार्क्स, और पार्ट 2 में 7 मार्कर्स के 4 क्वेश्चन थे 28, यानी कि ये मिला के आपका 100 मार्क्स हो रहा है। और यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस थे आपको। तो यानी कि ये जो पेपर अगर आपने कोर्स, कोई भी कोर्स अगर आपने लिया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, 2-3 बार रिवाइज किया होगा, तो आप इसको अटेंड कर सकते थे। लेकिन आपने कैसे लिखा, देखो अगर मैं सेम कंटेंट 2 स्टूडेंट को देता हूँ तो लिखने की जो स्टाइल होती है वो प्रैक्टिस से आती है। आपको कैसा फीडबैक मिला है, आपने कैसे पॉइंट्स कनेक्ट किए, उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, सिर्फ कंटेंट पढ़ने से नहीं होता है। ये बात आप जान लीजिए, अदरवाइज आप कोई कहेगा कि हमारा कंटेंट से आया है, ये आया है, उससे नहीं होता है। होता है जो सिलेक्शन है, आप किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखते हैं, किस तरीके से बॉडी लिखते हैं, कैसे उसको इंटरकनेक्ट करते हैं, आप क्या सजेशन देते हो, एंड कैसे करते हो, ये मैटर किया जाता है इस टाइप के एग्जाम में। उसके बाद इंश्योरेंस मैनेजमेंट का पेपर था, उसमें 35 मार्क का इंश्योरेंस था, 65 मार्क का मैनेजमेंट था। तो यहाँ पर जिन्होंने सेबी का प्रिपरेशन किया है या RBI का प्रिपरेशन किया है, उनको काफ़ी यहाँ पर फायदा हुआ है। PM फसल बीमा योजना, और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये एक्सपेक्टेड थे सारे, मतलब हमने तो किया ही था और सारे ऑर्गेनाइजेशन ही किया होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। इंश्योरेंस वाली सारी स्कीम करनी है, इसमें बड़ी क्या बात है। आयुष्मान भारत स्कीम है, ये भी कवर किया था। इम्पैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मुझे याद है ये लेक्चर मैंने खुद लिया था, ये पूरा डेडिकेटेड था लेक्चर इसके लिए। देखो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे हुआ है ये। कुछ
ये इमेजेस है, मैंने एक्चुअल जो रिपोर्ट होता है IRDA का रिपोर्ट है या अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट वहाँ से लिया था। देखो, और मैंने उनको स्टूडेंट्स को कहा भी था आपको इंडिया, चाइना, जापान, USA ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे आपको। डेमोग्राफिक डिविडेंड है और आपको ये एज स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस के साथ कैसा कनेक्शन बनाना है, मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था उनको ये बात पता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। देखो, ये कोविड-19 अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक DPR के एग्जाम में पूछा था, मैंने कहा कोविड-19 अभी स्टिल इट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। सारे एग्जाम में आ सकता है। ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, ये सारा एग्जाम में कवर किया हुआ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो आप यहाँ पे अच्छे से स्कोर किए होंगे। फंक्शंस ऑफ रेटिंग है वो भी क्लियर। FDI जो है इंश्योरेंस के बारे में ये भी कवर किया है, किस तरीके से पूरा यहाँ पर कोर्स में दिया है। बीमा सुगम करके है, ये भी हमने कवर किया हुआ है। रोल ऑफ बैंक्स एंड ब्रोकर्स इन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना, आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी लिख सकते थे, लेकिन आप उसको किस तरीके से लिखते हो, फ्लो आपका कैसा है, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ओवरऑल कैसे कनेक्ट कर पाते हो, वो डिपेंड है। और ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्टली कवर नहीं किया था, लेकिन ये कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी था वहां पर, इतना भी यहाँ पर मुश्किल ये नहीं था। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल ऑन इंश्योरेंस, देखो ये पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, नोट्स में भी किया हुआ है, मेरे लाइव क्लास में भी मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन स्किल मैनेजमेंट का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको कॉमन भी अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में, आपने एक बार भी पढ़ा होगा, तो मैनेजमेंट जनरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी आया था, काफ़ी कॉमन लेवल के क्वेश्चन थे। और मैंने लास्ट टाइम एक इंश्योरेंस का IT वाला एक डॉक्यूमेंट दिया था, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। पर्सनल मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब हमारे कोर्स में कवर किया। और ये क्वेश्चन था एक DI का सेट जैसे था, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन दिया था, उसके बेस पे ये आंसर यहाँ पे निकालना था। तो मैक्सिमम मैंने जितने 8-10 स्टूडेंट से बात किया है उन्होंने ये जो है क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ये इंश्योरेंस मैंने 1 RC पैसेज ऑन इंश्योरेंस एंड फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। अगर ये मैंने 10-15 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद किया है। अगर आपने एग्जाम दिया है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने कवर नहीं किए इसमें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज इसके बेस पे एंड ओवरऑल इंश्योरेंस मैनेजमेंट इंग्लिश पेपर वेयर लेंदी, ESI वॉज ईजियर दैन इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको मार्क्स के चक्कर में नहीं पड़ना है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। आप सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, मान लीजिए 7 मार्क वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ या 24 मार्क्स वाला नहीं हुआ या कोई लेटर नहीं हुआ, वो लिखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, भले 70 to 80% सेटिस्फेक्शन पे किया, तो भी आप यहाँ पर इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमें पता नहीं, हमारे मार्क्स टॉपर के भी मार्क्स हो सकते हैं, हमारे मार्क्स लोएस्ट भी हो सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट जज अवर ओन परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पर पेपर कंप्लीट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई एग्जाम भी आपके साथ खड़ा है। अनफोल्ड्स योर पोटेंशियल, यानी कि हम आपको इस तरीके से गाइड करेंगे कि आपका जो पोटेंशियल है वो हम अनफोल्ड करेंगे। अगर आपने सारे के सारे पेपर दिए होंगे, हमने उसको फीडबैक दिया है, अगर आपने उस पर काम किया होता, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि चलो सिर्फ हम आंसर पढ़ लेते हैं, एग्जाम में लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रिटर्न टाइप का एग्जाम होता है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये जो ये IRDA का एग्जाम नहीं, ये रेगुलर नहीं आता है, लास्ट टाइम भी और इस बार भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरा रिकॉर्ड होगा, ऐसे लगता है हैट्रिक होगी। सबसे पहले तो 2016 में मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, तब कोई नहीं था इंडिया में IRDA पढ़ाने वाला। 17 में कुछ इंस्टीट्यूट ओपन हुई थी, दोनों एग्जाम में 16 और 17 में मेरे 50% सिलेक्शन हुए थे। और इस बार भी ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 50%, उससे ज़्यादा भी सिलेक्शन एग्जाम भी से हो सकते हैं। इसका इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये आप देख लीजिए। और मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कुछ क्वेश्चन मुझसे छूट गए हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।